हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स आईपीयू में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एस्पायर कर रहे थे उनका शेड्यूल आना शुरू हो गया है। सभी कॉलेज धीरे धीरे करके अपने मैनेजमेंट कोटा का शेड्यूल और जो मेरिट लिस्ट है वो आईपीयू के पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हमने कल विप्स का शेड्यूल आपको बताया था कि डिफरेंट कोर्सेज के लिए जितने लोगों ने मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई किया था डिफरेंट कोर्सेज के लिए उनकी मेरिट लिस्ट और शेड्यूल आना शुरू हो गया था। और आज भी काफी सारे कॉलेज का वेरियस कोर्सेज के लिए अपना शेड्यूल आना शुरू हो गया है और मेरिट लिस्ट भी आना शुरू हो गई है। तो बिना वक्त गवाए एक बार हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वैसे तो सभी कॉलेज का शेड्यूल बताना पॉसिबल नहीं है वीडियो के थ्रू, बस एक और कॉलेज का हम ले लेते हैं आज। उसके बाद अपने आप को अपने लेवल पे आपको नोटिफिकेशन चेक करने होंगे और आगे का प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो आज हम देखने वाले हैं, पहले हम आईपीयू के पोर्टल पे जाते हैं। यहाँ पे एडमिशंस ipu.admissions.nic.in को ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सारे नोटिसेस यहाँ पे आते हैं, शेड्यूल ऑब्लिक नोटिसेस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करके हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस ने अपने नोटिफिकेशन पुट ऑन कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कल हमने देखा था विप्स का, तो विप्स का जब हमने चेक किया था तो आज हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कॉलेजेस ने अपने शुरू कर दिए हैं, जिसमें MAIMS शामिल है, MAIT शामिल है, NDIM भी है, DBIT है। तो आप अपने लेवल पे जाके अपने सभी कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा के जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो चेक कर सकते हैं। आज रेफरेंस के लिए हम चूज कर लेते हैं, लेट्स से MAIT चूज करते हैं। तो मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और MAIT का शेड्यूल हम दोनों चेक कर लेंगे। तो पहले हम ओपन करते हैं MAIT का मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर BBA मैनेजमेंट कोटा। तो हम MAIT का एक बार ओपन करते हैं तो इससे हमारे पास मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो इस फॉर्मेट में दी है। तो यहाँ सभी स्टूडेंट्स का नाम होना चाहिए और इसके बाद हम अपना शेड्यूल चेक करेंगे MIT ने जो अपना शेड्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम मेरिट लिस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम गिवन है, फादर्स नेम गिवन है, कौन से रीजन से है, दिल्ली से है या आउटसाइड दिल्ली से है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली वालों का 85% कोटा है और आउटसाइड दिल्ली वालों का 15% कोटा है। इसके अलावा कैटेगरी की बात करें तो यहाँ कैटेगरी मेंशन है, यहाँ उनका जेंडर जो है वो मेंशनड है, एग्रीगेट 12 परसेंटेज, तो 12th में कितनी परसेंट थी, क्योंकि एडमिशन क्राइटेरिया मैनेजमेंट कोटा में यही होने वाला है। इसके अलावा आपने एग्जाम कौन सा गिवन है, तो यहाँ पे CET एग्जाम दिया है या CUET एग्जाम दिया है वो मेंशन है। इसके अलावा आपकी CET की रैंक कितनी है, CUET में तो आपके मार्क्स आए थे, रैंक्स नहीं आई थी, तो यहाँ पे CET में कितनी रैंक है वो आपको मेंशन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट गिवन है। और जैसे पहले उन्होंने CET के थ्रू मतलब CET जिन्होंने एग्जाम दिया था उनकी लिस्ट थी, नीचे देखते हैं तो CUET की लिस्ट हमारे पास आ गई है, जितने लोगों ने CUET के थ्रू अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट उन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये हम देख चुके हैं मेरिट लिस्ट। अब एक बार हम चेक करते हैं जो शेड्यूल जो कि मैनेजमेंट कोटा का शेड्यूल है, तो ये तो हमारे पास थी मेरिट लिस्ट। तो हम शेड्यूल की बात करते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जो एडमिशन का शेड्यूल होने वाला है अंडर मैनेजमेंट कोटा। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम। तो हमने कल विप्स का शेड्यूल देख लिया था, आज हम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शेड्यूल देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हर किसी कॉलेज का तो शेड्यूल देखना, उसकी लिस्ट देखना हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, तो इससे आपको ऑलमोस्ट सभी कॉलेज का आइडिया मिल जाएगा। और जिस भी कॉलेज में आपने किया है उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा। तो कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा सीट्स फॉर lateral entry BTech and BBA program shall report for the counseling admission report as per the given। यानी ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका BTech का lateral entry के लिए और BBA प्रोग्राम है, BBA कोर्स है उसके लिए है। तो यहाँ पे शेड्यूल उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नाउ अब इसमें ध्यान देने वाली बात है आपकी कि यहाँ पे जो शेड्यूल मेंशन किया हुआ है उसमें पहले तो उन्होंने डेट बताया था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो 2 सितंबर थी। तो यहाँ पे 2 सितंबर वाज द लास्ट डेट, और यहाँ पे 3 सितंबर से आपको रिपोर्ट करना था 4 सितंबर तक। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनके पास ये डिटेल्स आ गई होंगी ईमेल के थ्रू, वो कॉलेज में उन्होंने विजिट किया होगा, विजिट करने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए होंगे। तो काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी और ₹25,000 जो है उन्होंने पे की होगी। उसके बाद 5,000 तो उसमें नॉन रिफंडेबल थी एंड 20,000 रिफंडेबल टू बी पेड थ्रू दी ऑनलाइन पोर्टल एज पर द डिटेल्स। तो यहाँ पे जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उन्होंने इसके पोर्टल पे जाके जो है 25,000 पे कर दिए होंगे। अगर आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है तो बात अलग है, मतलब आप उसमें एडमिशन मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो उसमें से 5,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी और 20,000 जो है वो आपकी रिफंडेबल होगी या फिर एडजस्टेबल होगी अगर किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है तो। उन्होंने डेट्स मेंशन भी यहाँ पे करी हुई है कि 4 सितंबर जो था
उसकी वो डेट थी अप्लाई करने की वहां जाके। इसके बाद फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स थे वहां पे अप्लाई करने की डेट आपके पास आ गई है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उन्होंने 5 सितंबर डेट दी थी। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम बताया हुआ था आपको, तो जिन लोगों का नाम आया होगा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा और 5 सितंबर को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए होंगे। नाउ अब हम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग का शेड्यूल ही चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है काउंसलिंग का शेड्यूल। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो शुरू होगी आपकी वो बताया हुआ 11 तारीख को होने वाली है। तो यानी कि बात करें आज 10 सितंबर है, कल आपका जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाला है। और उन्होंने मेंशन किया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM to 10:30 AM, यानी कि सुबह 9:30 बजे से और सुबह 10:30 बजे तक आपको एंट्री दी जाएगी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट जो है उसके तुरंत बाद आपको बता दिया जाएगा, और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो उसके नेक्स्ट डे की जाएगी। यानी कि आपको मान के चलिए कि विद इन 2 डेज आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और आपको आइडिया लग जाएगा कितने सीट्स वैकेंट है, कितनी कट ऑफ जा रही है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, और किस को एडमिशन मिलने वाला है। जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा उनका रिफंड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। तो अब आपको ये डाउट था कि हमने एडमिशन नहीं लिया है या हमको नहीं लेना है, हमारा मैनेजमेंट कोटा का रिफंड कैसे होगा, तो उन्होंने बता दिया है अब जो 2 राउंड होंगे उसके बाद जो है आपका मैनेजमेंट कोटा का रिफंड है उसका प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वेन्यू बताया हुआ है जो इस कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, वहां पे द कैंडिडेट्स विल असेंबल इन ब्लॉक 7 फॉर सीरियल नंबर 2। द कैंडिडेट्स विल असेंबल इन महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम फॉर सीरियल नंबर 4 and 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए आप, ये उन्होंने कहाँ पे आपको असेंबल होना है ये भी बताया हुआ है। अब हम थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप ध्यान से एक बार सुनेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे इन पॉइंट्स पे, इन पे थोड़ा सा हम फोकस करके चलने वाले हैं। जिन भी लोगों ने मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया है उनके लिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना है इन पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, अडहेयर स्ट्रिक्टली टू द एंट्री रिपोर्टिंग टाइमिंग्स। तो आपको जो टाइम दिया हुआ है 10:30 to 11:30 आपको ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और टाइम पे ही वहां पहुंचना है और लेट नहीं होना है। अलॉन्ग विद द कैंडिडेट आइदर हिज और हर फादर और मदर कैन ओनली बी अलाउड टू एंटर द इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस, नो रिलेटिव्स आर अलाउड। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो सब रिलेटिव्स को, सिबलिंग्स को ऐसे मत लेके जाइए। उन्होंने मेंशन किया हुआ है आइदर फादर और मदर, यानी कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक को आप इजी ले जा सकते हैं, ताकि ज्यादा भीड़ आने से थोड़ी दिक्कत होती है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अगर आप जा रहे हैं और लोकली हैं तो आप अपने फादर या मदर को वहां लेके जा सकते हैं। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू not to carry such items or make a proper arrangement to keep outside the campus before entering. Institute has no responsibility for the same। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी कल काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, काउंसलिंग होने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमको रिपोर्ट जरूर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहां पे। मतलब जितना इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो क्या मोबाइल आप कहाँ रख के जाएंगे? अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सपोज आप ट्रैवल करके कॉलेज पहुंच रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे तो कोई फैसिलिटी होनी चाहिए अपने लैपटॉप से मोबाइल को वहां पे सबमिट करने की, लॉकर फैसिलिटी होनी चाहिए, क्लॉक रूम होना चाहिए। अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो वहां पे क्या अरेंजमेंट किया गया है, तो ये यहाँ पे कितना सीरियसली इसको लेने वाले हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि बाद में स्टूडेंट्स को जो है ये हेल्प मिल सकती है। अपना एक्सपीरियंस आपको जरूर शेयर करना है काउंसलिंग प्रोसेस का, जो विप्स का भी गिवन है कल होने वाला है, और आपके पास एमए जो IMS है उसका भी आपका डिटेल्स आ गई है। ऑल रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स जो है, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली आउटसाइड दिल्ली रीजन shall present physically along with the desired documents for verification as per the date and time mentioned above। ये बात आपको बहुत टाइम से मैं बता रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा वहां पे। यू हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली अलॉन्ग विद द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने पिछले वाले वीडियो में भी देख ली है, और यहाँ पे नीचे भी गिवन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू बी प्रेजेंट इन पर्सन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल +2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, अदरवाइज he or she will not be entitled for participation in the offline counseling for allotment of seats। ठीक है ना, तो आपको इन पर्सन जाना है, फिजिकली जाना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स का। ओनली कैंडिडेट्स विद नॉट एडमिटेड स्टेटस आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग फॉर द मैनेजमेंट कोटा। आई रिपीट, ओनली कैंडिडेट्स विद नॉट
एडमिटेड स्टेटस, यानी जो स्टूडेंट नॉट एडमिटेड स्टेटस के हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये नॉट एडमिटेड स्टेटस क्या है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नॉट एडमिटेड मींस a candidate who has not taken admission in any of the institutes affiliated to GGS IPU nor in university schools of GGS IPU, यानी कि किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द GGS IPU, यानी अभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है और एडमिटेड अंडर मैनेजमेंट कोटा, यानी कि आपने नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस से या मैनेजमेंट कोटा से अभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो ही आप नॉट एडमिटेड स्टेटस में आएंगे और इसी के बेसिस पे आप जो है अलाउ होंगे मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ IPU CET इज मैंडेटरी। आई रिपीट, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ IPU CET, ये बात दोबारा हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ IPU CET इज मैंडेटरी। तो आपने अगर CUET का एग्जाम दिया है तो CUET के एग्जाम के थ्रू मतलब आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर IPU का एग्जाम दिया है तो IPU का जो है वो आपको एग्जाम लेके एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। Applied CUET candidates will be considered only after exhausting the list of candidates having IPU CET rank। ये तो क्लियरली मेंशन है और हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि CUET के थ्रू एडमिशन जब भी लिया जाएगा जब IPU CET की सीट्स वेकेंट रह जाएंगी, उनका एडमिशन प्रोसेस ओवर हो जाएगा, तो जो है आपका CUET का जो स्टेटस है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन लिया जाएगा। कैंडिडेट शेल सबमिट एन एफिडेविट अंडरटेकिंग ऑन ई स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 that he or she has not taken admission and will not seek admission anywhere else in any of the college affiliated to GGS IPU University once the seat is allotted under management quota। यानी कि आपको एक 10 रुपए का स्टैम्प पेपर रेडी करना होगा, ई स्टैम्प पेपर, उस पे मेंशन करना होगा कि आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन जो है वो नहीं लिया है और यहाँ पे एडमिशन होने के बाद किसी और एडमिशन कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। elsewhere in any of the college affiliated to GGS once the seat is अलॉटेड अंडर मैनेजमेंट कोटा। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट अलॉट हो जाती है तो किसी और कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेंगे, ये आपको इस स्टैम्प पेपर पे मेंशन करना है। कैंडिडेट्स हु हैज ऑलरेडी टेकन एडमिशन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग और अंडर मैनेजमेंट कोटा इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड टू GGS IPU शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट अंडर मैनेजमेंट कोटा। सिंपल है कि अगर आपको ऑलरेडी सीट अलॉट हो गई है किसी भी कॉलेज में तो आप मैनेजमेंट कोटा के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आपको सीट अलॉट नहीं की जाएगी। Candidates once admitted under management quota seats will not be eligible to take admission in any other college affiliated to GGS IPU। तो अगर आपके पास कोई और कॉलेज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं उसमें होने के चांसेस हैं तो अभी आप मैनेजमेंट कोटा के लिए थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि इसमें मेंशन है अगर मैनेजमेंट कोटा में अगर आपका हो गया तो आप किसी और कॉलेज GGS IPU में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप किसी और कॉलेज में होने के चांसेस हैं या ट्राई कर रहे हैं तो आप उसके लिए वेट करें, यानी कि अगर आपने एक कॉलेज में अगर हो जाता है आपका तो बाकी सब कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे एडमिशन के लिए। द स्टूडेंट्स टू whom seat is allotted during the counseling must present original documents for cross verification along with the 2 sets of self attested copies। यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं एडमिशन होने पे, ये यहाँ पे मेंशन जो है वो किया गया है। The management quota seats will only be filled up on the merit basis derived from the aggregate percentage scored in the qualifying examination। तो मैनेजमेंट कोटा का मैं पहले ही बता चाहूंगा आपको 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है मैनेजमेंट कोटा में। अब इसमें एक केस और होता है कि मान लो सीट्स कुछ ज्यादा खाली हैं और 12th की परसेंटेज के बेसिस पे जो एडमिशन हुए हैं वो कम हुए हैं, मतलब कुछ सीट्स वेकेंट रह गई हैं मैनेजमेंट कोटा की। अगर कुछ सीट वेकेंट रह जाती है मैनेजमेंट कोटा की 12th की परसेंटेज के बेसिस पे, तो इसके अलावा जो बची हुई मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होंगी उनका बेसिस होगा आपका CUET या CET का एग्जाम। तो उसके बेसिस पे जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो खाली रह जाती हैं अगर 12th की परसेंटेज पे, तो वो इन 2 एग्जाम से फिल की जाएंगी। पहली प्रायोरिटी जो IPU CET है उसको दी जाएगी, अगर उसके बाद भी खाली रह जाती है तो वो CUET के बेसिस पे फिल की जाएगी। Admission is confirmed only after the submission of the institute fee in full by the candidate on the same day of the allotment of seat। यानी कि जैसे ही सीट आपको अलॉट हो जाती है तुरंत आपको जो है फीस पे करनी होगी ऑनलाइन, और फीस पे करने के बाद ही आपका जो कंफर्मेशन है वो माना जाएगा, उससे पहले वो आपके जो कंफर्मेशन नहीं माना जाएगा।
द एंटायर सेशन ऑफ द काउंसलिंग एडमिशन विल बी वीडियोग्राफ। ये बहुत ही हाईलाइटेड ट्रेंड है और मुझे इस पे सबका फीडबैक भी चाहिए। I want the feedback of everyone who are going to attend the counseling session tomorrow, that it is mentioned here that the entire session of the counseling or admission process will be videographed। तो यहाँ पे कोई आपकी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए वीडियोग्राफ किया जाएगा सेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना आ जाए। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मतलब प्रॉपरली अरेंज है या नहीं है काउंसलिंग सेशन किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में? जो ब्रांड कॉलेजेस हैं जैसे विप्स हो गया, महाराजा अग्रसेन हो गया, जिम्स हो गया, महाराजा सूरजमल हो गया, एटलीस्ट इनके काउंसलिंग प्रोसेस तो प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए, इनमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी और कॉलेज थोड़े नीचे लेवल के हैं तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मैनेज ना हो, बट फिर भी आप IITM की बात करें तो वो भी काफी अच्छा कॉलेज है। तो कुछ कॉलेज काफी अच्छे हैं, वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेशन जो है आपका काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो काफी अच्छे लेवल पे किया जाएगा। और आई वांट पर्सनली कि जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस ओवर हो जाए और आप थोड़े फ्री हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें अपना फीडबैक कि आपका सेशन कैसा रहा है, ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिले और कॉलेज तक भी रिपोर्ट पहुंचे। इतने सारे स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप अपना फीडबैक मेंशन करें। तो अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आपको इस चैनल से, इसके वीडियो से काफी हेल्प मिल रही है, तो एक प्लेटफॉर्म आपके पास हो जाएगा। वहां पे कमेंट सेक्शन अगर सभी लोगों के आएंगे कि ये प्रॉपर्ली मैनेज था, ये डाउट आ रहा है, ये फी रिफंड के बारे में पता नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉपर्ली आंसर्स कॉलेज का मैनेजमेंट जवाब नहीं दे रहा है, तो कॉलेज के मैनेजमेंट के पास जब इतने सारे रिव्यूज पहुंचेंगे एक साथ तो ऑब्वियसली वो कंसिडर किया जाएगा और आपकी क्वेरीज को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दोबारा सॉल्व किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि 12th की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको जो है एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो है मैनेजमेंट कोटा में काउंट की जाएगी। सीट मैट्रिक्स फॉर द मैनेजमेंट सीट्स फॉर BBA एंड BTech प्रोग्राम बेस्ड ऑन द लेटर इज आल्सो अटैच्ड। तो नीचे में एक बार देख लेंगे कितनी सीट्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं। So the inter-se merit of the candidate securing equal aggregate percentage in class 12, the candidate older in age shall rank higher। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसे कहने का मतलब ये है, अगर कोई 12th के 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया हुआ है और दोनों की परसेंटेज जो है पॉइंट टू पॉइंट सेम है, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक भी सेम है, या फिर अगर आपने कंपेयर कर रहे हैं तो 3 डेसिमल पॉइंट तक मान लेता हूँ सेम परसेंटेज है, तो ऐसे केस में जिसकी एज ज्यादा होगी, जो ज्यादा ओल्ड कैंडिडेट होगा, ओल्डर इन एज, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसकी रैंक ज्यादा मानी जाएगी। फॉर ऑल एडमिशंस आर प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द रेटिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी पर सारी पावर्स हैं। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। देखो IPU की वेबसाइट और जिस भी कॉलेज में आपने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करते रहें। कई बार कुछ डेट्स मिस ना हो जाए तो आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा और आप डिले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट फीस वन सबमिटेड आफ्टर एक्सेप्टिंग द सीट अंडर मैनेजमेंट कोटा विल नॉट बी रिफंडेड। ये भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग सोच रहे हैं कि मैं एडमिशन ले लूं उसके बाद UGC गाइडलाइन के थ्रू मैं रिफंड ले लूं, तो एक बार अगर आपको IPU ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कॉलेज ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है विल नॉट बी रिफंडेड, तो आप ऐसे पंगे में ना पड़िए। मेरा सजेशन ये है, बाद में आप क्रॉस चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कराते हैं, UGC के पास जाते हैं और IPU में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं कि हमको तो 30 सितंबर तक या 31 अक्टूबर तक जो रिफंड की परमिशन है और ये वो, उस चक्कर में ना पड़े। इंस्टीट्यूट की फीस आप तभी पे करें, क्योंकि इस टाइम पे जो है ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का जो है एडमिशन प्रोसेस एकदम क्लियर है, इसमें कोई डिले होने वाली बात ही नहीं है। तो आपके पास एक फिर भी टाइम है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए और आप इसमें क्लैरिटी ले सकते हैं। एक बार हम सीट मैट्रिक्स और देख लेते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये अभी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के लिए सेम है, हम पुराने 1-2 वीडियोज में और देख चुके हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी करके लेके जाने हैं। कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट्स पर थोड़ा ध्यान रखिए, ये एकदम कंप्लीट होने चाहिए। फीस भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि इतनी फीस आपको पे करनी है, तो यहाँ पे मेंशन है BBA प्रोग्राम के लिए 1,19,800 रुपीज टोटल फीस है आपकी, तो टोटल रुपीज 1,39,800 माइनस 20,000 रिफंडेबल जो आपकी एडजस्ट हो जाएगी, तो ये बैलेंस फीस होगी जो आपको मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये आपका BTech की सीट मैट्रिक्स है। इसमें दिल्ली रीजन की 85% सीट्स है, तो कैटेगरी वाइज मेंशन है। सिंपली आउटसाइड दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये भी कैटेगरी वाइज मेंशन है। 15% जो सीट्स हैं वो आपकी आउटसाइड दिल्ली के लिए रहती हैं और 85% जो सीट्स रहती हैं वो आपकी दिल्ली के लिए रहती हैं। यहाँ पे हम BBA कोटा की बात करें तो BBA के लिए अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली रीजन के लिए रिजर्व्ड हैं और 15% जो सीट्स हैं वो आपकी आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए रिजर्व्ड हैं।
अगर हम सीट्स की मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी 6 सीट्स बताया गया है, जिसमें से 5 सीट्स हैं वो दिल्ली रीजन के लिए हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 1 सीट्स है। यानी कि टोटल 6 सीट्स हैं, 5 जो हैं वो दिल्ली वाली की हैं और 1 सीट है वो आउटसाइड दिल्ली की है। अब इन 5 सीट में भी जो डिवाइड किया गया है वो 4 सीट होंगी वो जनरल कैटेगरी की होंगी और 1 सीट जो होगी वो एससी की होगी मैनेजमेंट कोटा के लिए। सिमिलरली अगर हम आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो टोटल 6 सीट में से 5 सीट तो जो है वो दिल्ली की हो गई, बची 1 सीट वो आपकी जनरल कैटेगरी की होगी। और जो कैटेगरी है बाकी अदर कैटेगरी एसटी एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड और डिफेंस कैटेगरी, इनकी कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी आप चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स जो आपको बताया गया था 10% ऑफ द सीट्स इन एनी कॉलेज रिजर्व फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो किसी भी DIPO कॉलेज में 10% सीट्स होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा के जो है रिजर्व रहती हैं। तो 10% को भी इस तरह डिवाइड किया गया है कि 85 का 10% और 85% यानी कि जो सीट्स हैं वो दिल्ली वालों की हैं उसका 10% लिया जाएगा और 15% जो आउटसाइड दिल्ली वालों की हैं उसका 10% लिया जाएगा। ये कुछ फॉर्म आपको एफिडेविट के दे रखे हैं, तो एफिडेविट इस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं जो हमने बताया था कि जितने भी आपको प्रोफॉर्मा गिवन है एफिडेविट के उनको अच्छे से फॉलो करना है और काउंसलिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और एक बार डिसीजन लेके जाना है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो मुझे लेना है या नहीं लेना है और एकदम अपना क्लियर माइंड रखे जाना है। कोई भी डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर पूछिए। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जो अब तक इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस देखते आ रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है उनसे जो भी लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू किसी भी कॉलेज में अगर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कल अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। अगर कोई इशू आता है तो जरूर बताएं ताकि मैक्सिमम लोगों को जब इशू आएगा वो तो कॉलेज के मैनेजमेंट तक वो बात पहुंचती है, क्योंकि ऑब्वियस मैनेजमेंट भी इन चीज़ों को फॉलो करता ही है। और सब ग्रुप पे एक साथ एक जगह पोर्टल पे आएंगे तो काफ़ी जो है नॉलेज सबको मिल पाएगी और मैक्सिमम क्वेरीज एक ही पोर्टल पे आपकी सॉल्व हो पाएंगी। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, सबको इससे हेल्प मिलनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहें, चैनल को फॉलो करते रहें। विश यू गुड लक, थैंक यू।